हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट हम पढ़ने वाले हैं छोटे से स्केल के लिए भी, लार्ज स्केल के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर स्केल, जो ऑलरेडी आपको पता है कि मेजरमेंट कहाँ तक दे सकती है। समझो कोई एक मीटर स्केल है, उसमें आपको यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ पे 1 है, तो जो ये डिस्टेंस आपको मिल रहा है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्या हम इतना छोटा डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अभी क्वेश्चन ये है कि इससे छोटा मेज़रमेंट होगा तो हम क्या करेंगे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मार्क्स होते ही है, तो ये जो छोटे छोटे मार्क्स है उसकी हेल्प से आपको और छोटा मेज़रमेंट मिल सकता है। चलो अब ये छोटा मेज़रमेंट कितना है, कंसेक्यूटिव मार्क्स से उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 10 मार्क्स है इसलिए 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। ओके, 0.1 सेंटीमीटर तक हम मेज़र कर सकते हैं। चलो अभी क्या इससे छोटा मेज़रमेंट हम ले सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर से छोटा मेज़रमेंट इसकी हेल्प से ले सकते हैं, मीटर स्केल की हेल्प से? तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये दो मार्क के बीच में और कोई हमें मार्क्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मिनिमम हम 0.1 सेंटीमीटर तक का मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो आपको पता है कि 0.1 सेंटीमीटर होगा तो 0.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर बनेगा, और ये भी एक 10⁻⁻1 है क्योंकि ये 1/10 है, तो 10⁻³ मीटर बनेगा। मतलब मीटर स्केल की हेल्प से आप मिनिमम 10⁻³ मीटर जितना मेज़र कर सकते हो, और मैक्सिमम हम सपोज 100 मीटर तक मेज़र कर पाएंगे। फिर मीटर स्केल लेके घूमते नहीं रहेंगे ना और ज़्यादा दूर तक। तो ये हो गई मीटर स्केल की मेजरिंग रेंज, 10⁻³ मीटर टू 10⁻+2 मीटर। उससे छोटा मेजरमेंट आपको लेना है तो आप फिजिक्स के लेबोरेटरी में ये देखोगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स नाम की एक छोटी सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप और छोटा मेज़रमेंट ले सकते हो। कहाँ तक? 10⁻⁻4 मीटर तक जा सकते हो। क्लियर? तो मीटर स्केल, उससे अगर आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहिए तो वर्नियर कैलिपर्स, उससे भी ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहिए तो फिर आएगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, 10⁻⁵ मीटर तक आप ले सकते हो रीडिंग। स्फेरोमीटर भी उसी की तरह 10⁻⁵ मीटर तक आपको रीडिंग देगा। मतलब जितना ज़्यादा आपको जूम करके देखना है उतना ही ये डिवाइस है उसका रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। क्लियर? ये 3 डिवाइस है वो फिजिक्स प्रैक्टिकल में आप ये पढ़ने वाले हो कि कैसे वर्क करता है। ओके, और आप खुद इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हो कि ये डिवाइस कैसे दिखती है, कैसे मेजरमेंट लेती है। ठीक है, ओके, अभी आगे देखते हैं। और ज़्यादा आपको रिजोल्व करना है तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे भी ज़्यादा रिजोल्यूशन में आपको कोई इमेज देखनी है तो आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसकी भी कोई ना कोई रेंज होगी। देखो ये सब रेंज कैसे डिसाइड होगी, तो ये दोनों है वो लाइट वेव पे डिपेंडेड है। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो लाइट की हेल्प से आपको इमेज बना के देंगे।
क्लियर। और इमेज है वो कितने टाइम जूम हो रही है उसकी हेल्प से आप अंदाज़ा लगाओगे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी। क्लियर। तो ये लाइट की हेल्प से मेजरमेंट लेते हैं दो इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप 12th में जाके पढ़ोगे कि जो लाइट है वो वेव नेचर को फॉलो करती है। ठीक है, लाइट के दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। वो आप 12th में जाके पढ़ोगे। बट ये जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ होगी उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब हम कितना ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वेवलेंथ की भी कोई ना कोई लिमिट होगी। तो ये वेवलेंथ आपको भी पता है, 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या हो सकती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट इसकी भी कोई ना कोई लिमिट है। तो उससे ज़्यादा अगर हमें जूम करके देखना है तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है। अगर वेव नेचर है तो कोई ना कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी और वो वेवलेंथ के आसपास ही आप मेज़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा छोटा मेज़रमेंट आप नहीं ले सकते। फिर हमने स्टार्ट की टनलिंग माइक्रोस्कोपी, STM एंड AFM। ये है STM का फुल फॉर्म रहेगा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और AFM का फुल फॉर्म रहेगा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, STM का फुल फॉर्म है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, AFM का फुल फॉर्म है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। चलो यहाँ तक ये सब क्लियर होगा। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मीटर स्केल का रिजोल्यूशन है 10⁻⁻2 मीटर टू 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। वर्नियर कैलिपर्स अप टू 10⁻⁻4 मीटर तक। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 10⁻⁻5 मीटर तक। फेरोमीटर 10⁻⁻5 मीटर तक। फिर ये आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अप टू फ्यू माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनोमीटर तक आप जा सकते हो। फिर उससे भी ज़्यादा रिजोल्यूशन करके देखना है तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो ये हो गए सारे माइक्रो मेजरमेंट्स, छोटे छोटे मेजरमेंट्स। और इन सब की हेल्प से हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो आप आगे पढ़ने वाले हो। इतना तो आपके सिलेबस में दी। मीटर स्केल तो आप पहले से लेके घूमते हो। वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर, ये सब। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप फिजिक्स की लेबोरेटरी में देखने वाले हो। ये दोनों हम फिजिक्स के सिलेबस में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये सब आगे जाके आने वाला है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना है कि इतने इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये 4 की रेंज याद रख लो। क्लियर। अभी देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अभी देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। उसके लिए हम एक मेथड यूज करने वाले हैं, मेथड ऑफ पैरेलैक्स। ओके, पैरेलैक्स मेथड क्या है वो सबसे पहले समझ लो। उसके बाद वो पैरेलैक्स मेथड में जो भी डेरिवेशन है, जो करना है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ पैरेलैक्स में सबसे पहले देखो क्या है कि सपोज मैं कोई नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और मैं खुद मूविंग हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट को देखते रहने के लिए मुझे अपनी नज़र घुमानी पड़ती है। बट अगर वही मैं अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा हूँ और मैं खुद मूविंग हूँ, तो उसको देखने के लिए मुझे नज़र नहीं घुमानी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये रोड है और रोड के ऊपर कोई एक बस जा रही है और जिसमें आप खुद बैठे हुए हो। क्लियर, बस जा रही है जिसमें आप खुद बैठे हुए और आप ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर की दुनिया। आप विंडो सीट पे हो
और बाहर की दुनिया आराम से ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो आप क्या करते हो कि एक नज़दीक का एक ट्री है, सपोज यहाँ पे ट्री एक ड्रॉ कर लेते हैं, और एक बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरा एक ट्री है, दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो। इनिशियली आपकी बस यहाँ पे थी और ये डायरेक्शन में मूव हो रही है और आपकी बस यहाँ तक पहुंची। क्लियर? अब जब आप ये ट्री को देख रहे हो तब आपकी नज़र कहाँ पे थी, समझो। तो सपोज आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आप ये ट्री को देखने के लिए ये डायरेक्शन में नज़र रख रहे हो अपनी। ओके, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये डायरेक्शन में ये ट्री को देख रहे हो। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी आपको अपनी नज़र घुमानी पड़ी, यहाँ तक आई, आप यहाँ पे बैठे हो, आप ये ट्री को देखने के लिए अभी ऐसे नज़र घुमाओगे तो ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बना इतना बड़ा बना। क्लियर? वही अगर आप दूर के ट्री को देखते तो आपको नज़र घुमानी पड़ती यहाँ से यहाँ तक। अभी ये एंगल देखो लाइन ऑफ साइट के बीच में, एंगल डिक्रीज हुआ। यहाँ पे एंगल की वैल्यू ज़्यादा थी, सपोज मैं इसको नाम दे दूँ θ1, यहाँ पे नाम दे दूँ θ2, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 आपको मिलेगा। मतलब समझो कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मुझे अपनी नज़र कम घुमानी पड़ रही है। पहले θ1 एंगल पे घुमाता था, अभी θ2 एंगल पे घुमानी है। मतलब समझो मैं अगर ये ट्री को देख रहा हूँ, यहाँ से उधर ट्री है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसे 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 पूरी नज़र घुमानी पड़ेगी। क्लियर? वहीं पे अगर मैं ये ट्री को देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर है, तो मुझे थोड़ी सी नज़र घुमानी पड़ेगी ऐसे। अगर मैं बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज सन, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपने खुद भी ये ट्राई किया हुआ होगा और नहीं किया है तो कर सकते हो कभी भी। ठीक है? तो आप ऐसे देख रहे हो, जब आपकी बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी आपको लगेगा कि सन भी मेरे साथ साथ चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको अपनी नज़र नहीं घुमानी पड़ती, क्योंकि ये एंगल छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 नियरली ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप सन को देख रहे हो और आपकी बस आगे बढ़ रही हो, यहाँ पे आपको सन दिख रहा है तो आपकी नज़र स्टेबल रहेगी। ठीक है? सन आपको उसी पोजीशन पे नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा बन गया, आपको अपनी मुंडी ऐसे ऐसे घुमानी नहीं पड़ रही है, तो आपको लगेगा कि सन है, उसकी मोशन बस के साथ साथ ही हो रही है। क्लियर? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, सन अपनी पोजीशन पे स्टेबल था, हम आगे बढ़ रहे थे, बट हमारा डिस्टेंस जो सन के साथ था उसके कंपैरिजन में ये बस ने बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो एंगल बहुत ही छोटा बनेगा। एंगल छोटा बनेगा तो आपकी लाइन ऑफ साइट स्टेबल रहेगी, और लाइन ऑफ साइट स्टेबल रहती है तब आपको लगेगा कि सन अपने साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो कंडीशन है उसको बोला जाता है पैरेलैक्स। ये बन गई पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के नाम से बना पैरेलैक्स। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देखो, आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर बस में नहीं जाना है तो घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसे? समझो, आपके घर में दीवार पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको पसंद कर लो, कुछ नहीं होगा तो स्विच बोर्ड तो होगा ही। चलो सपोज यहाँ पे स्विच बोर्ड है,
ठीक है, बहुत सारी स्विचेस लगी हुई है, एक आध रेगुलेटर लगा हुआ है ऐसे, एक आध ऐसा बोर्ड भी होता है। ठीक है, ये स्विच बोर्ड को आप देख रहे हो, बट कैसे देखना है वो समझो। कोई एक पेन या पेंसिल रख दो अपने सामने ऐसे, ओके, किसी एक चीज को टारगेट करो। ठीक है, किसी एक चीज को टारगेट करो। सपोज मैं ये डॉट देख रहा हूं, यहाँ पे जो रेगुलेटर है उसको देख रहा हूं। क्लियर, यहाँ पे मैंने बीच में रख दी पेन या पेंसिल। पहले मैं एक आंख बंद करके देख रहा हूँ और इसको सेट कर रहा हूँ कि मुझे वो रेगुलेटर ना दिखाई दे। बट जैसे ही मैंने ये आंख ओपन कर दी और ये आंख बंद कर दी, मुझे रेगुलेटर दिखाई दिया। मतलब क्या हो गया कि जब मैं आंख ये बंद कर रहा हूँ या फिर ये बंद कर रहा हूँ, ये दोनों चेंज कर रहा हूँ, तब मेरी लाइन ऑफ साइट है वो इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। पेंसिल है उसकी पोजीशन आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आपको पेंसिल है वो इधर 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 मूव होती हुई नजर आएगी। क्लियर, तो ये हो गया एक टाइप का पैरेलैक्स। और जो दो पोजीशन जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेस। दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बेस। मतलब यहाँ पे बेस क्या बनेगा, दो आंख के बीच में जो डिस्टेंस है वो। क्लियर, दो आंख के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर, ओके। तो अभी जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो पैरेलैक्स मेथड है, और वो प्लैनेट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं पैरेलैक्स मेथड। सपोज हमारे पास यहाँ पे है अर्थ और यहाँ पे कहीं पे कोई भी मून या कोई भी एक प्लेनेट। ओके, ये है अर्थ, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट या तो मून आप बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पैरेलैक्स एंगल फाइंड करना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आंख बंद के एक बार मून को देखना है, दूसरी आंख बंद के फिर से मून को देखना है। आप बोलोगे वहीं पे नज़र आ रहा है, वहीं पे नज़र आएगा, क्योंकि इतना छोटा डिस्टेंस है तो आप उसको अलग अलग पोजीशन पे नहीं देख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस था उसकी लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करते हैं कि हम अर्थ के जो डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट्स है वहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डायमेट्रिकली जो एंडिंग पॉइंट्स है, सपोज मैं नाम दे दूँ ए बी, तो वहाँ से हम ये सब मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गए अर्थ के डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम जैसे बेस हमारा क्या था, पहले दो आँख के बीच में डिस्टेंस। क्लियर, तो आपको अपनी एक आँख यहाँ पे रखनी है, एक आँख यहाँ पे रखनी है। अब आँख तो अलग अलग पोजीशन पे आ नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, दो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट यहाँ पे रहेंगे, एक साइंटिस्ट यहाँ पे। आप में से ही कोई दो साइंटिस्ट ये परफॉर्म करेंगे। तो एक को रहना है यहाँ पे ए पोजीशन पे, एक को रहना है बी पोजीशन पे। अब ये दोनों डायमेट्रिकल एंडिंग पॉइंट पे आप टेलीस्कोप लेके क्या कर रहे हो, मून को ऑब्जर्व कर रहे हो। और मून को ऑब्जर्व कर रहे हो तब आपकी लाइन ऑफ साइट है, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो कुछ इस तरह बनेगी। और यहाँ पे एक है, उनकी लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह बनेगी। क्लियर, तो आपको तो पता होगा ना कि आपने टेलीस्कोप कौन से एंगल पे रखा था, तो उसकी हेल्प से आप ये एंगल काउंट कर लोगे थीटा। यहाँ पे मून के पास जाके मेजर नहीं करना है, यहीं से आप काउंट कर लोगे कि यहाँ का एंगल क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि आपको ये एंगल पता होगा, ये एंगल पता होगा। और आपको पता है कि ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा, तीनों एंगल का एडिशन होगा 180।
अब सपोज एक एंगल बन रहा है आपका 89.5, दूसरा एंगल बन रहा है 89.6, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करो, जो कम पड़ रहा है वो एंगल कौन सा होगा, ये। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेट 0.9 डिग्री जितना आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा और फिर आप आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ठीक है, चलो। तो ये हो गई दोनों लाइन ऑफ साइट, ये हो गया पैरेलक्स एंगल, ये हो गया बेस। बेस है तो मैं स्मॉल बी से नाम देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये डी डिस्टेंस काउंट करना है कि कितना है। चलो, अभी एक नॉर्मल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बोलोगे कि सर ये आर्क कैसे, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई लार्ज डिस्टेंस से आर्क लगाऊं और वो आर्क अगर ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो तो आप बोल सकते हो कि वो आर्क आपको स्ट्रेट नजर आएगी। देखते हैं कैसे, समझो कि मैंने यहाँ से ये सेंटर रख के, समझना, ये सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क लगाई तो ऐसी बनी, थोड़ा दूर गया तो ऐसी बनी, और दूर गया ऐसी बनी, और दूर गया ये बन रही है। यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे देखो तो ये आर्क आपको थोड़ी कर्व नजर आएगी, यहाँ पे भी आपको थोड़ी कर्व नजर आएगी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट हुई, देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट हुई। अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ या फिर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस पे चले जाओ तो ये आपको आर्क ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लगेगी। इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसी को आप आर्क बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है b लेस देन कैपिटल D, मतलब b/d रेशियो है वो लेस देन 1 मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया सेंटर, ये हो गई आर्क और ये हो गई रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो फिर यहां पे एंगल कौन सा है, थीटा। आर्क क्या है समझना, तो ये सपोज मैं नाम दे दूं कैपिटल M, तो आर्क में AM ले सकता हूं या तो BM ले सकता हूं, ठीक है। और सॉरी, ये रेडियस है और आर्क में ले सकता हूं AB, तो मुझे लिखना है यहाँ पे AB आर्क अपॉन AM डिस्टेंस, मतलब आर्क AB है वो बेस है और ये कैपिटल D। अब आपका टारगेट क्या था, D फाइंड करना, तो D इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, D इक्वल टू कर सकते हो आप b/थीटा, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में थीटा इज इक्वल टू आर्क स्मॉल b डिवाइड बाई रेडियस कैपिटल D आपने रख दिया, कैपिटल D आपको फाइंड करना था वो अलग निकाल लिया तो आपको मिला b डिवाइड बाई थीटा। तो यहाँ पे समझना, ये जो थीटा है वो कंपलसरी रेडियन में होना चाहिए। ये जो थीटा है वो कंपलसरी रेडियन मेजरमेंट में होना चाहिए। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलवेज याद रखना, कभी भी आप थीटा एंगल सपोज है आप फंक्शंस के साथ यूज कर रहे हो, मतलब साइन कॉस टेन, तब आप डिग्री में ले सकते हो। क्लियर? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये सब के साथ। बट जब भी थीटा आप किसी एरिथमेटिक ऑपरेशन में ले रहे हो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो फिर भी डिग्री चलेगा, बट खास करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तब आपको थीटा कंपलसरी रेडियन में लेना है। उसका रीजन क्या है कि एंगल है, ओके, जो एंगल है उसका ऐसा यूनिट है वो रेडियन है। क्लियर? तो अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही वो वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हो। तो हाउ टू कन्वर्ट अ मेजरमेंट ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन या तो डिग्री रेडियन टू डिग्री, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
अगर वो अभी नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो कि यहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ओके, ये हो गई पैरेलैक्स मेथड, मतलब आप घर बैठे बैठे यहाँ से मून तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, घर बैठे बैठे मतलब अपनी अर्थ पे बैठे बैठे, ठीक है। अर्थ के डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट पे तो जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अर्थ से किसी एक प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर किया है। अब डिस्टेंस मेजर हो गया, क्या मैं ये डिस्टेंस की हेल्प से ये जो मून है उसका डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्लियर? अभी फिर से वही अर्थ ले लेते हैं, तो ये है अर्थ, और यहाँ पे मून है। अभी हम क्या करेंगे, जो टेलीस्कोप यूज करने वाले हैं उसका रिजोल्यूशन हाई रखेंगे। रिजोल्यूशन हाई रखेंगे तो ये पॉइंट साइज नज़र नहीं आएगा, आप मून के डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट के बीच में सेपरेशन भी महसूस करोगे। तो यहाँ से आप पहले एक एंडिंग पॉइंट पे देखो और फिर दूसरे एंडिंग पॉइंट पे देखो, डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट पे आप देख लो, और आप एक ही पोजीशन पे हो तो दोनों बार आपने जब मून को ऑब्जर्व किया तब आप ये दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो, जिसको नाम दे दो अल्फा। अब ये जो मून का डायमीटर है वो बन गया 20, तो यहाँ पे नाम दे दो स्मॉल डी, डायमीटर का स्मॉल डी। कैपिटल डी आपको पता था, कैपिटल डी हमने ऑलरेडी मेजर किया हुआ था। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल क्या है, अल्फा, आर्क क्या है, स्मॉल डी, रेडियस क्या है, कैपिटल डी। मुझे क्या चाहिए था, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा इंटू कैपिटल डी। क्लियर? तो ऐसे में यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून या फिर डायमीटर ऑफ अदर प्लेनेट में फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी याद रखना अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। ओके, तो एंगल है उसको आप रेडियन में ही रखोगे और वो वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है। एंगल बहुत ही छोटा मिलेगा, छोटा मतलब कितना, तो आपने एंगल अभी तक देखे होंगे 90 डिग्री, 60 डिग्री, उससे कम 30 डिग्री, 0 तक नहीं जाना है, 0 तो एंडिंग पॉइंट आ गया। अभी 1 डिग्री तक जा सकता है, 1 डिग्री के भी 60 डिवीज़न निकाल लो तो 1 मिनट तक जा सकता है, 1 मिनट के भी 60 डिवीज़न निकालो तो 1 सेकेंड तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एंगल शायद हम देख भी नहीं सकेंगे, उतना एंगल है छोटा सा, इमेजिन भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एंगल मतलब मिनट, सेकेंड, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो रेडियन वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तब जाके आपको डायमीटर मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये हम सीखेंगे कि डिग्री, सेकेंड और रेडियन, सॉरी डिग्री, मिनट, सेकेंड एंड रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये मेथड है एक प्लेनेट से एक प्लेनेट पे रह के दूसरे प्लेनेट या कोई सब प्लेनेट है उसका डायमीटर कैसे फाइंड किया जाए। ओके, अभी सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है नॉर्मल, हम ऐसा यूनिट सिस्टम से मतलब 1 रेडियन। ओके, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री, आप पढ़ोगे कैसे 1 डिग्री। ओके, थर्ड आप सेकेंड में लिख सकते हो, आप लिखोगे, सॉरी पहले मिनट की बात कर लेते हैं, तो आप पढ़ोगे 1 मिनट ऑफ आर्क, या फिर आप इसको पढ़ोगे 1 आर्क मीन। 1 आर्क मीन बोल सकते हो या तो 1 मिनट ऑफ आर्क बोल सकते हो, और नॉर्मली हम सिर्फ क्या बोलते हैं 1 मिनट। ओके,
फोर्थ देखो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 सेकेंड ऑफ आर्क, या तो आप पढ़ सकते हो 1 आर्क सेकेंड। क्लियर? 1 आर्क सेकेंड पढ़ो या तो पढ़ो 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ये नॉर्मली हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड। ओके, तो अभी इन सब के बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये सब के बीच में रिलेशंस क्या है वो 1 बाय 1 देखते हैं। सपोज आपके पास एक सर्कल है, आप यूनिट सर्कल बोल सकते हो, ठीक है ना, ये पूरा सर्कल है। तो यहां से स्टार्ट करके ये पूरा सर्कल फिनिश हो जाए। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, सभी एंगल्स के बीच में रिलेशन है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, इन सब के बीच में। तो सपोज आपके पास ऐसा कोई एक सर्कल है और वो सर्कल है, उसमें आप टोटल एंगल कितना पढ़ोगे। सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, एक पूरा सर्कल फिनिश हुआ, एक पूरा सर्कल फिनिश हुआ, तो आप बोलोगे 360 डिग्री एंगल बना। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं छोटे छोटे 360 डिवीजन निकालूं, यही सर्कल को बहुत ही इससे भी छोटे छोटे 360 डिविजन्स में अगर डिवाइड कर दूं, तो फिर मुझे एक छोटा सा जो एंगल बनेगा वो मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री। समझ में आया ना? ये 360 के मैं अगर 4 भाग कर रहा हूँ, 4 अलग अलग, तो मैं बोलता हूँ ये एंगल बना 90 डिग्री। क्लियर? तो ये 90 डिग्री बना, उसके भी मैं फर्दर 90 डिविजन्स करूँ तो एक जो छोटा सा डिवीजन मिलेगा उसको मैं नाम दे सकता हूँ 1 डिग्री। अब सोचो 1 डिग्री के अगर मैं छोटे छोटे 60 डिविजन्स निकालूं तब मुझे मिलता है 1 मिनट, और वो 1 मिनट को मैं 60 डिवीजन में डिवाइड करूं तब मुझे मिलता है 1 सेकेंड। अब सोच सकते हो आप 1 सेकेंड है वो कितना छोटा मेजरमेंट होगा, कि ये सर्कल के जितने एंगल्स है उसको आप 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 360 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहे हो, तब मिलता है आपको 1 डिग्री। 1 डिग्री के फर्दर 60 डिविजन्स करते हो, मतलब जो आपको ये छोटा सा 1 डिग्री मिला था, इसके अंदर आपको और 60 डिविजन्स करने, सोचो आप कर भी नहीं सकोगे। और वो 60 डिवीजन करने पे आपको मिलता था 1 मिनट, 1 मिनट के हर एक डिवीजन, और वो 1 मिनट को आप 60 में डिवाइड करो तब आपको मिलता है 1 सेकेंड। क्लियर? तो ये जो 1 सेकेंड एंगल है वो उतना छोटा होगा कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्लियर? तो रिलेशन हमें पता चल गया। क्या रिलेशन है? तो 1 डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ, समझो रिलेशन क्या मुझे मिलेगा। अगर मैं 1 डिग्री को लिखूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 60 मिनट। 1 मिनट अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मिलेगा मुझे 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड्स मतलब 60 इंटू 60, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3600 सेकेंड्स। तो ये हो गया रिलेशन, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अगर मुझे मिनट में दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ज़रूरत तो इसकी पड़ेगी, तो 1 अपॉन आप 60 कर दो, क्या बन जाएगा? डिग्री। अगर मुझे सेकेंड में दिया हुआ है तो आप 1 अपॉन 3600 कर दो, आपको मिल जाएगा डिग्री। ठीक है? और डिग्री में आ जाए उसके बाद आप उसको रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। समझना रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है? तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पे आप पाई बाय 180 से
मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो मेजरमेंट है वो कन्वर्ट हो गया रेडियन में। मतलब जो भी मेजरमेंट आपको सपोज दिया हुआ है 5 डिग्री, तो 5 इंटू पाई बाई 180 कर दो, ये बन गया रेडियन। क्लियर? सपोज दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो ये मिल गया आपको पाई बाई 2 इन रेडियन। इसलिए हम 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन बोल सकते हैं। क्लियर? पाई की हमारे पास दो वैल्यू है। पाई की वैल्यू 180 भी है, वो डिग्री में है, और 3.14 है, वो रेडियन में है। पाई की वैल्यू हमारे पास दो है, 180 लिखो तो वो डिग्री है, और 3.14 लिखो तो वो रेडियन वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिग्री से डिवाइड किया। समझो ये डिग्री ऑलरेडी था, ये डिग्री से डिवाइड किया, एंगल का जो यूनिट है डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, और ये पाई आपको रेडियन में मिला। क्लियर? और अगर मैं सेकेंड कन्वर्जन करना चाहूँ रेडियन टू डिग्री, अगर मैं सेकेंड कन्वर्जन करना चाहूँ रेडियन टू डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 इंटू, इसे उल्टा कर दो, 180 डिवाइड बाई पाई, ये आपको मिल गया डिग्री में। तो ये दो कन्वर्जन याद रखने हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू 1 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। क्लियर? यहाँ पे आपको याद रखने के लिए क्या करना है कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो 180 ऊपर आएगा, डिग्री नहीं चाहिए निकाल देना है तो 180 नीचे आएगा। ओके, तो इतने कन्वर्जन्स आप याद रख लो। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। उसके बाद ये याद रख लो कि 1 सेकेंड है, 1 मिनट है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँ, डिवाइड बाई 60 करके। 1 सेकेंड है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँ, 1 बाई 3600 करके। यहाँ तक ये दो है ना, वो आपको डिग्री तक पहुँचाएंगे, सेकेंड या तो मिनट को डिग्री तक पहुँचाएंगे। फिर डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाई 180, और रेडियन टू डिग्री अगर कभी कभी ज़रूरत पड़े तो 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा आंसर। क्लियर? तो इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन पैरेलैक्स मेथड, तो वो न्यूमेरिकल्स में आपको ये कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इतना याद रख लो। ऐसा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में कॉपी कर लो। थैंक यू।